हेलो एवरीवन टू द लेक्चर नंबर 2 ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के लास्ट लेक्चर में यानी फर्स्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कुछ बेसिक पॉइंट्स की, जिसमें हमने चार्ज के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जानी थी, साथ ही में चार्ज की प्रॉपर्टीज़ की बात करी थी और वेज ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, इस पर भी हमने डिस्कशन लास्ट वीडियो में किया था। ओके, सो आज का ये जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं कूलम्स लॉ के ऊपर, ओनली एंड ओनली कूलम्स लॉ के ऊपर। छोटा वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा होने वाला नहीं है। ओके, क्योंकि सिर्फ एक स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड या ओरिएंटेड ये वीडियो होगा, सो इसे ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कूलम्स लॉ होता क्या है? बेसिकली कूलम्स लॉ हमें बताता है इंटरेक्शन ऑफ टू चार्जेस, कि भाई ये जो दो चार्जेस हैं, कोई भी दो चार्जेस हों, वो किस तरह इंटरेक्शन करेंगे, उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो किस तरह होगा, मतलब उनके बीच में फोर्सेस कैसे एक्ट करेंगी, ये बेसिकली हमें कूलम्स लॉ बताता है। तो मान लो कि मेरे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, मेरे पास दो चार्जेस है Q1 और Q2, दोनों भी सेम साइन के हैं। आप ऑपोजिट साइन के भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी दोनों सेम चार्जेस हैं, ठीक है। अभी ये दोनों क्योंकि सेम साइन के हैं, तो ये वाला जो चार्ज है इस वाले चार्ज के ऊपर इस तरफ फोर्स लगाएगा, और ये वाला जो चार्ज है इस वाले चार्ज के ऊपर इस तरफ फोर्स लगाएगा। दोनों सेम साइन के हैं, इसलिए आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे नहीं करेंगे। तो ये जो फोर्स इन दोनों के बीच में लगेगा रिपल्शन का, है ना, इसकी वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लगेगा, और इस वाले चार्ज के ऊपर से इस वाले चार्ज की वजह से इस चार्ज के ऊपर इस तरफ फोर्स लगेगा, राइट। तो ये जो फोर्स लगेगा ये लगेगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स, मतलब इस एकदम सेंटर जो लाइन जॉइन कर रही है इन दोनों चार्जेस के, उसके अलोंग ये फोर्स लगेगा। अगर रिपेल करना होता तो ये चार्ज इस वाले चार्ज को इस तरफ भी रिपेल कर सकता था, इस तरफ भी रिपेल कर सकता था, राइट, इस तरफ भी रिपेल कर सकता था, लेकिन नहीं, अलोंग द लाइन, इसी लाइन में इस तरफ ही रिपेल करेगा, ऐसे और ऐसे रिपेल करने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स इन दोनों के बीच लगेगा, ये जो फोर्स इन दोनों के बीच लगेगा, ये एक्ट करेगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर। इन चार्जेस के सेंटर से ये जो लाइन जॉइन कर रही है इनको, इनके अलोंग ही लगेगा, ठीक है। तो अब इस वाले चार्ज के ऊपर Q2 के ऊपर Q1 की वजह से इस तरफ फोर्स लगेगा, राइट। एक मिनट मैं दूसरे कलर से कर लूँ। Q2 पर Q1 की वजह से इस तरफ फोर्स लगेगा, और Q1 पे Q2 की वजह से इस तरफ फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है? मान लेते हैं इसे 1, इसे 2, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इस तरफ होगा, राइट, एंड दिस इज़ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। समझ में आया आपको? और ये डिस्टेंस को मान लेते हैं r, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। समझ में आपको? तो कूलम लॉ के अकॉर्डिंग ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों चार्ज के बीच में लगेगा, ओके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2, है ना। ये जो दो चार्जेस है Q1 और Q2, इनका जो प्रोडक्ट है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस दैट इज़ Q1 एंड Q2, और F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है आपका वो प्रोपोर्शनल होगा टू 1/r², मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होगा, या कह सकते हो उनके डिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आ रही है आपको बात? इन्वर्स स्क्वायर लॉ है ना, ये लॉ ग्रेविटेशन के फॉर्मूला में भी फॉलो किया जाता है। याद है ना आपको? ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है F = gm1 × m2/r²। सो ये जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी वैलिड है और ग्रेविटेशनल फोर्स में भी वैलिड है। हम जब सिमिलरिटीज़ देखेंगे इन दोनों में, किस में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में जब हम सिमिलरिटीज़ देखेंगे तब मैं उसमें आपको बता दूंगा। लेकिन आपको यहाँ ये चीज़ याद रखनी है, मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया है कि कूलम्स लॉ हमको इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस के बारे में बताता है, किस तरह चार्जेस इंटरैक्ट करेंगे
अभी मैंने यहाँ दो चार्ज कंसिडर किए, प्लस Q1 प्लस Q2, समझ में आया। अब ये क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करेंगे। तो क्योंकि Q1 की वजह से Q2 पे इस तरफ फोर्स लगा है, सो वी राइट फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, है ना, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसलिए 2 पहले 1 बाद में। उसी तरह Q1 की वजह से Q2 की वजह से Q1 पे इस तरफ फोर्स लगा है, सो वी राइट फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, समझ में आया आपको। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। सो कूलम्स लॉ सेज दैट द F, आपका जो F है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, ठीक है। ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, या सॉरी अपना ग्रेविटेशनल बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या है, फॉर्मूला है। ये कहाँ से मिला आपको, कूलम्स लॉ से। जो आपका एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। आपको इस फॉर्मूला में और ग्रेविटेशन के फॉर्मूला में सिमिलैरिटी दिखाई दे रही होगी। अब क्योंकि यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, सो हमें इसे हटाना पड़ेगा, ठीक है। इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा एक कांस्टेंट k, सो k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अभी ये जो देख रहे हैं आप कांस्टेंट जो यहाँ पे आया है, ये जो कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये जो कांस्टेंट है ये मीडियम पे डिपेंड करता है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम नहीं है। जैसे ग्रेविटेशनल वाले आपका जो फॉर्मूला है, एफ ग्रेविटेशन का आपका जो फॉर्मूला था, जो कि ये था ना, एफ जी इज़ इक्वल्स टू, सॉरी हाँ, एफ जी इज़ इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो g कांस्टेंट था ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, मतलब ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता था, इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू थी। किसी भी मीडियम में आप लेके जाओ, इसकी वो फिक्स्ड वैल्यू जो थी वही यूज़ करते थे, 6.67 इंटू 10⁻27 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, राइट। तो लेकिन जब हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं, ओके, के की, ये k इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम नहीं है, दिस इज़ डिपेंडेंट ऑफ मीडियम। जैसे जैसे आप मीडियम चेंज करोगे ये k की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। समझ में आ रही है आपको बात, k की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। अभी जैसे ये जो k है ना, ये जो k है तो इसकी वैक्यूम के लिए वैल्यू है, जैसे k की ये वैक्यूम के लिए वैल्यू है, और यही वैल्यू एयर के लिए भी यूज़ करी जाती है। हालांकि एयर के लिए थोड़ी अलग होनी चाहिए मगर है नहीं। ये वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू आप के की यूज़ कर सकते हो, ये वैक्यूम के लिए है और यही एयर के लिए भी है, ठीक है, यही वैक्यूम के लिए है और यही एयर के लिए भी है। तो अभी तक मैंने आपको यही बताया सिर्फ कि कूलम्स लॉ से हमें ये जो इक्वेशन है, ये जो फॉर्म इक्वेशन है आपको मिला यहाँ पे, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ एफ़ और आर का, एफ़ फोर्स और आर जो अपना डिस्टेंस है, सेपरेशन है उसका, तो अभी आप ही मुझे बताइए ग्राफ बनेगा कैसे। कुछ ऐसे बनेगा ये ग्राफ, एक मिनट, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, एक मिनट, ऐसे बनेगा ये ग्राफ, राइट, ऐसे ही बनेगा ना। जैसे जैसे आप डिस्टेंस को इंक्रीज़ करते जाओगे फोर्स की वैल्यू कम हो रही है, और जैसे जैसे आप डिस्टेंस को घटा रहे हो फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है। यही होता है ना इन्वर्स स्क्वायर लॉ का मतलब, डिस्टेंस बढ़ाओगे फोर्स घटेगा, फोर्स बढ़ाओगे डिस्टेंस, मतलब फोर्स कैसे बढ़ाओगे ना, डिस्टेंस कम करोगे तो फोर्स अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, ओके, समझ में आ रहा है। अब यहीं पे ना सिंपल एक बोर्ड्स वगैरह में या कह लो एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि अगर हमने मान लो डिस्टेंस हमारा जो r है इसको डबल कर लिया, ठीक है, हमारा जो डिस्टेंस r है ना
इसको मान लो हमने डबल कर लिया, तो फोर्स पे क्या होगा इम्पैक्ट, तो हमारा जो फोर्स होगा एफ डैश मान लेते हैं, वो इक्वल टू होगा F/4 के, 4 गुना कम हो जाएगा फोर्स। ये समझ में आ रहा है बात आपको? अगर R हमने डबल कर ली, R को डबल कर लिया तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा। वही अगर हमने R को हाफ कर लिया, जो R है उसको मान लो हमने आधा कर लिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। अरे बोलो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? यस और नो? 1 मिनट। और ये हमने कूलम्स लॉ की भी बात करें तो ये हमने पहले पढ़ रखा है, 11th में भी पढ़ रखा है, 10th में भी पढ़ रखा है, ठीक है। तो नई चीज़ है नहीं ये हमारे लिए, तो ये भी हम अगर देखा जाए तो एक तरीके से रिवीजन ही कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, सो आई होप आपको अब तक जो भी मैंने बताया है समझ में आया होगा। कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें, सब आसान है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला जो टॉपिक है ये बोर्ड्स का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इसके ऊपर बोर्ड्स में तो सवाल बहुत बनते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, है ना। वेक्टर फॉर्म में पहले हमने बात करी Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, वो तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। अभी फोर्स है तो डेफिनेटली उसकी कोई डायरेक्शन भी होगी, तो वो डायरेक्शन हम यहाँ पे पता करेंगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे जिस तरह कंसिडर किए हैं दो चार्जेस Q1 और Q2, बाकी सब आप छोड़ दीजिए, मैं बस जो जो बोल रहा हूँ आप देखिए, Q1 और Q2, ठीक है। Q1 को A कंसिडर कर लिया और सेकेंड जो चार्जेस को मान लो हमने B मान लिया, तो दोनों पॉजिटिव चार्जेस डेफिनेटली Q2 की वजह से Q2 के ऊपर Q1 की वजह से इस तरफ फोर्स लगेगा। सो वी कैन से फोर्स ऑन B ड्यू टू A, है ना, इसको हमने B माना है ना, अरे यार, फोर्स ऑन B ड्यू टू A, और Q1 की वजह से यानी A के ऊपर Q2 की वजह से इस तरफ फोर्स लगेगा। सो इट इज़ फोर्स ऑन A ड्यू टू B, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ मुझे फोर्स ऑन A ड्यू टू B फाइंड आउट करना है, यानी कि इस तरफ डायरेक्शन का फोर्स फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड तो आपको पता है क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो ये होगा ना कि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, R का मॉड हमने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है, डिस्टेंस का, है ना, कि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको? ये Q1 ये Q2, इस तरफ का फोर्स का आपको चाहिए, इस तरफ की फोर्स आपको फाइंड करनी है ना, तो आप क्या फॉर्मूला लिखोगे कि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, राइट। और आपको क्योंकि अभी डायरेक्शन की बात होनी है, तो डायरेक्शन कैसे दोगे, यूनिट वेक्टर से। दिस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर आपको चाहिए होगा, तो वो ये है R1 माइनस R2। ये कैसे आया, डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप 1 से 2 की तरफ जा रहे हो तो ये है R2 माइनस R1, डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ रखा होगा ना, फाइनल माइनस इनिशियल, सो Q2 इज़ फाइनल, Q1 इज़ इनिशियल, अगर आप Q1 से Q2 की तरफ जा रहे हो। लेकिन वही अगर आप Q2 से Q1 की तरफ जा रहे हो तो आपके लिए ये होगा R1 माइनस R2, दैट इज़ फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो क्योंकि हम इस डायरेक्शन की फोर्स ढूंढ रहे हैं, इट इज़ फोर्स ऑन A ड्यू टू B, तो हमें इस ही डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर चाहिए होगा, तो वो ये है। बात समझ में आ रही है आपको? अरे समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो हमने बस क्या कर दिया, यूनिट वेक्टर यहाँ पे लिख लिया और उसके ऊपर कैप लगा दिया। अब यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाता है, अगर मान लो A यूनिट वेक्टर है हमारा, तो इसे हम कैसे लिखते हैं, वेक्टर A अपॉन मॉड ऑफ A। अरे है ना, वेक्टर्स में 11th में पढ़ रखा है ना आपने, वेक्टर, अगर यूनिट वेक्टर आपको लिखना है तो यूनिट वेक्टर इज़ रिटन एज वेक्टर A अपॉन मॉड ऑफ A। तो यहाँ पे जैसे अगर हमने R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर लिखा है, यूनिट वेक्टर लिखा है, तो इसे हम आगे जाके क्या लिखेंगे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर रिटन एज R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब ये देखोगे अगर आप, मॉड R क्या है एक्चुअली, मॉड R क्या है, डिस्टेंस। तो क्या हम इस मॉड R को R1 माइनस R2 वेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं? अरे बोलो हाँ या ना बोलो, कर सकते हैं ना। मॉड R को, जो कि डिस्टेंस है बिटवीन दीज टू चार्जेस,
क्या हम उसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं, राइट? तो करिए, अगर कर सकते हैं डेफिनेटली कर सकते हैं। सो हम लिखेंगे मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, क्योंकि यहाँ मॉड R को हमने मॉड में रखा था इसलिए हमने यहाँ भी मॉड लगाया है। ठीक है, समझ में आया आपको? उसका स्क्वायर। तो अभी सॉल्व करेंगे आगे इसे, तो ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये क्यूब हो जाएगा, और इस तरफ ऊपर ये जो पहले था R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर एज इट इज़ रहेगा। कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे क्यूब कैसे आ गया, स्क्वायर ही होना चाहिए था। तो यहाँ पे भी देखो ना, एक है ना हमारे पास, अरे बोलो है ना। सो इसीलिए तो फोर्स ऑन A ड्यू टू B इज़ दिस। वेक्टर फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट हम करेंगे फोर्स ऑन A ड्यू टू B को। समझ में आया आपको? ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड और ये हो गया इसका डायरेक्शन। समझ में आया आपको? या इसी तरह से हम वेक्टर फॉर्म में से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आया आपको? ओके। और इसी तरह से फोर्स ऑन B ड्यू टू A भी हम ढूंढ सकते हैं ना। फोर्स ऑन B ड्यू टू A क्या होगा? फोर्स ऑन B ड्यू टू A क्या होगा? देखिए, अब आप खुद ही बताएंगे अभी मुझे। फोर्स ऑन B ड्यू टू A क्या होगा? फोर्स ऑन B ड्यू टू A विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन, अब यहाँ पे क्या हम इसे कंसिडर करेंगे R2 माइनस R1, क्योंकि अब हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ना। फोर्स ऑन B ड्यू टू A, इस तरफ का फोर्स, तो हमें इस तरफ का एक यूनिट वेक्टर चाहिए होगा, इस तरफ का एक यूनिट वेक्टर चाहिए होगा, राइट? तो हम R2 माइनस R1 को कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, मॉड ऑफ R2 माइनस R1 क्यूब, यस और नो, क्यूब, और यहाँ पे होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। बोलो, बात समझ में आई? जैसे हमने पहले किया था फोर्स ऑन A ड्यू टू B, उसी तरह हम कर सकते हैं फोर्स ऑन B ड्यू टू A। समझ में आया आपको? दोनों चीज़ें समझ में आई? ठीक है। यूनिट ये है आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अच्छा, अब ये जो K कांस्टेंट है ना, इसको ऐसा भी लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में डेफिनेटली बात करने वाले हैं। अभी आपको इस सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। K की वैक्यूम के लिए वैल्यू मैंने आपको बता रखी है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैक्यूम के लिए है और यही वैल्यू एयर के लिए भी है। ठीक है, समझ में आई आपको बात? ओके। तो अभी जैसे मैंने बताया था कि हम सिमिलरिटीज़ की बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में जो सिमिलरिटीज़ हैं उनकी बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली सिमिलरिटी है कि दोनों में भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ जो है ये ओबे किया जाता है, ये फॉलो किया जाता है ना। दोनों में भी जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दो चार्ज हैं, या वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में दो बॉडीज़ हैं, दो मासेस हैं, उनके बीच के डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ रहा है आपको? ये जो भी फोर्स ग्रेविटेशनल हो या चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, ये दो चार्जेस हो या दो मासेस हो, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों में भी है। तो ये सिमिलरिटी है। दूसरी कि जो फोर्स है एक्ट करता है अलोंग लाइन जॉइनिंग द सेंटर। ग्रेविटेशनल फोर्स की भी बात करो, दो बॉडीज़ हैं तो इनके बीच में हमेशा फोर्स इधर ही अट्रैक्टिव ही होता है हमेशा। अच्छा, ये डिफरेंस भी हम बात करेंगे अभी। लेकिन जब हम बात करते हैं चार्जेस की, तो ये डिपेंड करता है, अगर दो चार्जेस सेम साइन के हैं तो रिपेल होगा, अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो भी फोर्स है ना, ये अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग सेंटर ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि ये कोई दो मासेस हैं अट्रैक्टिव है तो ये इसको इस तरफ करेगा, ये इस तरफ करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेंटर के अलॉन्ग ही होगा। दो चार्जेस हैं, अगर दोनों भी पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों भी नेगेटिवली चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग सेंटर, ये जो मान लो लाइन जॉइनिंग सेंटर, तो इसके अलॉन्ग ही, इसको इस तरफ और इसको इस तरफ, ऐसा नहीं होगा कि ये लाइन जॉइनिंग सेंटर से ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इस तरफ रिपेल करेगा, नहीं, ऐसे ही रिपेल करेगा हमेशा। ठीक है, ये दोनों में भी ओबे किया जाता है। तो ये दोनों में सिमिलरिटी है। सबसे पहली कि जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ है दोनों में फॉलो है, और जो फोर्स एक्ट होता है वो होता है लाइन जॉइनिंग द सेंटर के अलॉन्ग। ठीक है, डिफरेंस की बात करें अगर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है हमेशा अट्रैक्टिव होता है।
ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। लेकिन जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो वो रिपल्सिव भी होता है, वो अट्रैक्टिव भी होता है। डिपेंड करता है कि किस तरह के चार्जेस है, डिपेंड करता है कि किस तरह के चार्जेस है। अगर दोनों भी चार्जेस पॉजिटिव हैं या दोनों भी चार्जेस नेगेटिव हैं, या कह लो अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं तो ये रिपल करेंगे, और अगर दोनों अनलाइक चार्जेस हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। तीसरा डिफरेंस कि ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अपना ग्रेविटेशनल फोर्स में जो जी की वैल्यू है या जो जी है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है। कहीं पे भी लेके जाओ, कहीं पे भी कैलकुलेट करो, वैल्यू वही होगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, यही वैल्यू होगी। वही के जो है ये डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। वैक्यूम में या एयर में इसकी वैल्यू है, या फ्री स्पेस भी कहते हैं, उसमें के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर आप देखोगे तो ग्रेविटेशन जी की जो वैल्यू है उससे ये कितनी बड़ी है। जी की वैल्यू -11 है, 10⁻⁻11। वही के की वैल्यू वैक्यूम में 10⁻9, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और इस वजह से हम कहते हैं कि एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। अभी ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस को आपने पढ़ रखा होगा 11th में भी, कि सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर होता है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है, फिर वीक फोर्सेस आते हैं जिसमें आपके वैन डर वाल्स फोर्सेस आते हैं, एंड देन वीकेस्ट फोर्स इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। सो डेफिनेटली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, समझ में आए आपको यहाँ तक की बातें? तो कुछ 1-2 क्वेश्चन हम कर लेते हैं। आपको पूछा क्या है, आपको देखिए, आपको ढूंढना है रेशियो बिटवीन एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू एफ ग्रेविटेशन, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का रेशियो ढूंढना है फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट इन एयर। तो एयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा है, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो आपको निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अभी इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी एक बार देख लीजिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, दैट इज़ Q ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। Q ऑन 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। इट इज़ -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। मास कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन का, ये भी मैंने आपको बता रखा था, वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मास होता है। अभी यहाँ पे क्योंकि एयर बोल रखा है, तो हमको मीडियम दे रखा है एयर, तो जब हम एयर की बात करते हैं तो के की वैल्यू एयर में कितनी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाना डेफिनेटली के आएगा कांस्टेंट, तो उसमें एयर की वैल्यू मैंने आपको बोल रखी है ना, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और जी तो भाई वैल्यू फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, कहाँ पे भी यूज़ करो सेम होगी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको पता होनी चाहिए इससे पहले कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे साइड में लिख कर साइड में खिसका दिया है। ठीक है, सो चलिए अभी इसे मैं यहाँ पे लिख लूँ कि अगर ज़रूरत पड़े तो यहीं से देख लेंगे। ठीक है, सो हम सबसे पहले रेशियो देखेंगे। अगर so it is F, 1 minute, F electrostatics is equals to K Q1 Q2 upon R square, और F gravitational force will be equal to G M1 into M2 upon R square। अब यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो, रेशियो लोगे तो ये R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना, अरे बोलो, तो ये R स्क्वायर और R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और रेशियो लेना है तो इट इज़ F
ई टू एफ जी लेना है ना, एफ ई टू एफ जी। तो रेशियो लीजिए, 1 मिनट। जस्ट ए मिनट। तो इसे ही हम यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। एफ ई टू एफ जी, एफ ई बाई एफ जी रेशियो आपको चाहिए, तो वही यहाँ पे। 1 मिनट। सो ये आपका रेशियो है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली बस वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर कैलकुलेट करना है, ठीक है। वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे जो भी चीज़ है सबकी वैल्यूज़ आपके पास अवेलेबल है, ठीक है ना। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, बस आपको आंसर मिल जाएगा। अभी देखिए ये Q1 Q2 जो है, आगे से हम सॉल्व करते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू, ये Q1 Q2 को हम क्या Q² लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों भी चार्जेस क्या हैं, सेम है। इलेक्ट्रॉन ही तो है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, दोनों भी इलेक्ट्रॉन। तो हम इसे Q² लिख दें सिंपली, के Q²। सिंपली नीचे अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास, दोनों के इलेक्ट्रॉन का मास सेम होगा, तो हम Gm1 M2 की जगह m² लिख दें, सेम ही होगा, राइट। चलेगा ना, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। अब इसको हम साइड में कर लेते हैं, ओके, खिसक जाओ भाई, ओके। तो इसे आगे सॉल्व करके के की वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे 9 × 10⁻9, ठीक है, इंटू Q²। Q की वैल्यू क्या है भाई, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1 एक मिनट यार, 6-7 इंटू 10⁻19 कूलम यूनिट मत लगाइए, अपॉन क्या, जी की वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10⁻11। मास क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना आगे, तो इसकी वैल्यू कुछ अप्रॉक्सीमेशन में बता रहा हूँ आपको, 10⁻42 आएगी। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ 10⁻42 टाइम्स ऑफ F ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, ओके। ये एक्चुअली रेशियो है, ठीक है, रेशियो के फॉर्म में लिखो, मैंने तो आपको बस बताने के लिए बताया, अंदाज़ा लग जाए आपको कि कितनी ज़्यादा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है कितनी स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट वन, फिर ख़त्म। अगला क्वेश्चन है कि आपको कहा गया है कि एक चार्ज Q है जिसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और उन दोनों पार्ट्स को हमने एक डिस्टेंस पे रखा है। आपको उन दोनों चार्जेस के ऊपर का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उन दोनों चार्जेस का जो है वो मैक्सिमम है। इस तरह इस डिस्टेंस पे हमने उन दोनों चार्जेस को रखा है कि उनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मैक्सिमम है। आपको फाइंड करना है कि दोनों पार्ट पे, ईच पार्ट पे, है ना, कितना चार्ज होगा। समझ में आया आपको? एक और बार मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। एक चार्ज Q है जिसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है और उनको एक सेपरेशन पे, एक डिस्टेंस पे हमने रखा है, एट सम डिस्टेंस हमने उन्हें रखा है और इस डिस्टेंस पे, ऐसे डिस्टेंस पे रखा है जिस पर उनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मैक्सिमम है। तो हमको चार्ज ऑन ईच पार्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो दोनों जो पार्ट है उन पे चार्ज कितना होगा, ओके, समझ में आया? तो मतलब किस तरह हम डिवाइड करें कि दोनों पे चार्ज कितना होगा, ओके, डिवाइड कर दिया है। अभी एक के ऊपर चार्ज कितना होगा हमें वो फाइंड करना है, ठीक है।
चलिए फाइन कर रहे हैं। सबसे पहले कैसे करेंगे हम, ओके देखिए, मान लो मेरे पास एक चार्ज था जिसे मैंने डिवाइड किया, एक हो गया x, तो दूसरा क्या हो जाएगा, q चार्ज था ना, तो दूसरा हो जाएगा q माइनस एक्स। यस और नो। एक अगर चार्ज को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, मान लो एक x हो गया, दूसरा हो जाएगा q माइनस एक्स। यस और नो। अभी हमको पता नहीं है कि दोनों पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, हमें पता नहीं है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r, ठीक है, सम डिस्टेंस r फिक्स्ड है, डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस कम ज़्यादा हो नहीं सकता, डिस्टेंस जो है वही रहेगा, ठीक है। तो अब इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी, F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इक्वल्स टू K, Q क्या है यहाँ पे, Q इज़ x, Q1 इज़ x, Q2 इज़ Q माइनस एक्स अपॉन r स्क्वायर। यही होगा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच में फॉर्मूला, बोलो यही होगा ना, ठीक है। फिर इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा k एक्स स्क्वायर या एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए आपको कोई चीज़ मैक्सिमम चाहिए है ना, तो आप क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन आपने पढ़ रखा होगा ना, तो हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इसे। डिस्टेंस छोटा है तो डी एफ अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू ज़ीरो, ये डिफ्रेंशिएशन से आया है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करना, कोई चीज़ अपने को मैक्सिमम चाहिए होगी, सो डेफिनेटली हम उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी एफ अपॉन डी एक्स। समझ में आ रहा है आपको, इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ओके। तो जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम आगे, इसे मैं थोड़ा छोटा कर दूं, हम इसे जब आगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए क्यू एक्स के क्यू अपॉन आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अब डिफ्रेंशिएट किया है तो ये एक्स स्क्वायर का जो टू है ना, ये आगे निकल करके आएगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन आपको आता होगा, ये उम्मीद मैं कर रहा हूँ। 2x अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यस और नो, यही होगा ना, अरे बोलो। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, तो इट इज़ गोइंग टू बी के क्यू माइनस 2kx इक्वल्स टू ज़ीरो। समझ में आ रही है आपको बात, कुछ ऊपर वगैरह से तो नहीं जा रहा है, ठीक है। तो q विल बी इक्वल टू, भेज दो उस तरफ, इट विल बी 2x, के तो कैंसिल हो जाएगा, 2x, अरे होगा या नहीं होगा 2x। तो आपको ढूंढना क्या है, x ढूंढना है ना, x पे कितना चार्ज होगा, q/2, मतलब आधा आधा चार्ज होगा दोनों के ऊपर, मतलब इक्वली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तभी उनके बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब उनके बीच में जो फोर्स है वो मैक्सिमम होगी। अगर किसी चार्ज को अगर हम इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेंगे, इक्वल हिस्सों में, तो फिर उनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। समझ में आया कि कब दो चार्जेस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम होगा, ओके। चलिए लिमिटेशंस की बात करते हैं, दो ही हैं, ज़्यादा नहीं है। कूलम्स लॉ के लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला लिमिटेशन कूलम्स लॉ का ये है कि कूलम लॉ वैलिड है सिर्फ पॉइंट चार्जेस के ऊपर, किनके ऊपर, ओनली एंड ओनली अपॉन पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस क्या होता है, ओके, पॉइंट चार्जेस यानी बहुत छोटे चार्ज, ओके, बहुत छोटे चार्ज, जैसे कि अगर कोई दो चार्जेस हैं, मान लो ये दो चार्जेस हैं, एकदम पास रखें, ओके, एक मिनट, ये दो चार्जेस हैं, आप इन्हें पॉइंट चार्जेस कहोगे क्या अगर ये दोनों इतने पास हैं। लेकिन अगर हम इन्हें एक ऐसी दूरी पे रखें जहाँ से अगर हम इन्हें देखें, एक पे से दूसरे को देखें तो वो पॉइंट लगे, या इस पे से इसे देखें तो ये पॉइंट लगे, तो ये पॉइंट चार्ज, देखिए पॉइंट चार्जेस की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं होती है, ठीक है। आप किसी को भी पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं, ओके, किसी को भी पॉइंट चार्ज कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अगर चार्जेस नज़दीक हैं बहुत ज़्यादा तो वो पॉइंट नहीं होंगे, है ना, उनके बीच में दूरी बढ़ा दो, वो पॉइंट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है,
आपको। ओके, जैसे कोई अगर दो बंदे समझ लो साथ में, अगर मान लो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ वाटरमेलन। अगर आपके आपके हाथ में एक वाटरमेलन है और आपके दोस्त में हाथ में एक वाटरमेलन है, एकदम पास पास खड़े हो, तो क्या वो पॉइंट जैसे आपको दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। वही अगर आप दूर दूर खड़े हो जाओगे एक ऐसे डिस्टेंस पे कि जैसे अगर आप उसके हाथ का जो वाटरमेलन आपको एकदम छोटा नज़र पे, एकदम पॉइंट की तरह, तो हम उसे पॉइंट कंसिडर करेंगे, पॉइंट मास कंसिडर करेंगे। खैर पॉइंट मास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी पॉइंट चार्ज की कोई ऐसी फिक्स डेफिनेशन नहीं होती, वो डिपेंड करता है। ठीक है, पॉइंट चार्ज मतलब एकदम छोटे छोटे चार्जेस, एकदम छोटा चार्ज। ओके, फिर दूसरी लिमिटेशन ये है कि जो कूलम्स लॉ है ना, ये वैलिड है ओनली व्हेन टू चार्जेस, दोनों चार्जेस हैं अगर वो रेस्ट पे है तो, या तो अगर उन दोनों में से कोई एक रेस्ट में है और कोई एक मोशन में है तो वैलिड है। लेकिन अगर दोनों भी मोशन में है तो वैलिड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से लिमिटेशंस क्या क्या? सबसे पहला कि कूलम लॉ वैलिड है ओनली ऑन पॉइंट चार्जेस। दूसरा, कूलम लॉ तभी वैलिड है अगर दोनों भी चार्जेस आपके वो रेस्ट पे हो, या तो उन दोनों में से कोई एक मोशन में हो, कोई रेस्ट पे हो। लेकिन वैलिड कब नहीं है? अगर दोनों भी मोशन में हो तब ये वैलिड नहीं है। ओके, समझ में आया? तो यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म होता है कूलम्स लॉ के ऊपर। अगर इस ठीक है, सब कोशिश मैंने करी कि पूरी कवर करी जाए, और इसके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम डेफिनेटली आने वाले वीडियोस में करेंगे। आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला वीडियो हमारा होने वाला है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर और आगे आने वाले टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, देखते रहिए MTU यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।